वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 1974। इसके पहले वाला वीडियो जिसमें एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 हमने डिस्कस किया, उसकी कुछ टॉपिक्स कुछ सेगमेंट को हम लोग हूबहू डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट करेंगे और वो चीजें रिलेट करता है। जब परिचय की बात करेंगे तो इसको लागू किया गया 23 मार्च 1974 को, यानी इस एक्ट को लागू किया गया 23 मार्च 1974, यानी ये एयर प्रिवेंशन एक्ट से पहले का एक्ट है। यूं कहें कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के भी उसके पहले का एक्ट है ये। और इसकी जो बैकग्राउंड रही है, क्योंकि इसमें 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए किया गया था। और यूं कहें कि सर वाटर भी तो इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो भारत की जो प्रतिबद्धता थी कि हाँ उस कॉन्फ्रेंस का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग हूबहू पालन करेंगे, इंडिया भी उसके लिए प्रतिबद्ध है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस एक्ट का प्रोविजन पार्लियामेंट के माध्यम से किया गया 1974 में, जिसको लागू किया गया 23 मार्च 1974 को। ये बेसिक इंट्रो आप दे सकते हैं। इसके बाद संवैधानिक आधार की अगर बात करें तो वही संवैधानिक आधार इसमें भी होगा जो हम लोग वाटर के साथ साथ एयर में कर रहे हैं। एयर में जो किए वही आपका नेशनल लेवल पे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो चर्चा किए थे, यानी आपका आर्टिकल 48 ये जो होगा सर वो आपका प्रोटेक्ट करेगा एयर को भी, वाटर को भी, संपूर्ण इन्वायरमेंट को भी। ये डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। या स्टेट को रिस्पांसिबिलिटी दिया गया है कि आप इस आर्टिकल के तहत एयर को, वाटर पोल्यूशन को आप कंट्रोल करेंगे। इसके बाद सिटीजन्स की भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी तय की गई है। तो आर्टिकल आपका 51 जो है 51, उसका सब सेक्शन ये, उसका सब सेक्शन जी में ये आपकी दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया 51 ये को। इसका संवैधानिक आधार है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है पर्यावरण को स्वच्छ रखना, वाटर प्रिवेंशन को कंट्रोल करने का जो उद्देश्य स्पेशली रखा गया कि जो डिस्पोजल्स हैं उसका वाटर का वो बेहतर तरीके से हो, डायरेक्टली फैक्ट्रियों से जो वेस्ट वगैरह होता है उसको डायरेक्टली समुद्र या नदियों में डिस्पोज ना किया जाए, बल्कि उसका ट्रीटमेंट होने के बाद उसको फाइनली बेहतर तरीके से उसको वेस्ट को डिस्पोज किया जाए। तो ये आपका कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है उसके मेजर पर्पस इसमें आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग जानने का प्रयास करें इस एक्ट की क्या संरचना है, तो एक्ट में टोटल 64 धाराएं हैं, जिसमें चैप्टर 1 और 2 में बेसिक लेवल का डेफिनेशन, और यूं कह सकते हैं कि इसमें जल धारा जैसे आपका डेफिनेशंस की जो बात है कि औद्योगिक अपशिष्ट क्या होते हैं, इनलैंड वाटर क्या होते हैं, यानी वाटर से संबंधित जो धाराएं हैं वो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें औद्योगिक अपशिष्ट की भी चर्चा होगी। औद्योगिक अपशिष्ट का क्या डेफिनेशन होगा ये चर्चा धारा 1 और 2 में है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया धारा 3 में स्टेट पोल्यूशन, धारा 4 में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और धारा 3 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये आपका लोकल लेवल पे इंप्लीमेंटेशन करती है पॉलिसी को। ये नीति नियामक व क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो रहा है कि नहीं उसको मॉनिटर करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसी दो धारा के तहत ये सेंट्रल पोल्यूशन और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करती है। तो आप इसमें एक्ट की संरचना में बेहतर तरीके से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और धाराएं हैं जिसका इस आंसर राइटिंग में लिखना बेहद जरूरी है, जो आपके मार्क्स को इनहांस करेगा। तो उसमें आता है सर महत्वपूर्ण प्रावधान आर्टिकल 19। ये हूबहू वैसे है जैसा कि हम लोग एयर प्रिवेंशन में पढ़े थे। आर्टिकल 19 भी कहता है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या इस एक्ट के तहत, इस धारा के तहत, धारा 19 के तहत यह अधिकार होगा कि किसी भी क्षेत्र को वाटर पोल्यूटेड एरिया घोषित कर सकती है और वहां पे मेजर्स उठाने के लिए कंसर्न अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकती है। तो ये धारा 19 में हम लोग कहेंगे, यानी धारा 19 में स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ ये अधिकार नहीं है कि किसी भी क्षेत्र को वाटर पोल्यूटेड एरिया घोषित करे, अगर स्टेट चाहे तो उसी एरिया को संपूर्ण रूप में इन्वायरमेंटल तरीके से डिस्टर्ब्ड एरिया या वाटर के साथ साथ एयर पोल्यूटेड एरिया भी घोषित कर सकती है। अब जो चेंजेस आएगा धारा 24 में, 25 में, 26 में और 30 और 33
ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 से लेकर 33 तक, 30 से लेकर 33 तक इसमें इंस्पेक्शन की बात कही गई है, यानी जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी होंगे उसको उस क्षेत्र में सैंपल लेने का राइट होगा, मॉनिटरिंग करने का राइट होगा, सुपरविजन का राइट होगा। ये आपका इंस्पेक्शन में जोड़ देंगे। 26 था आपका कुछ स्टेट गवर्नमेंट की इमरजेंसी पावर, कंसर्न एजेंसियां जो है उसकी कुछ इमरजेंसी पावर के बारे में चर्चा है। स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल धारा 25 में, धारा 25 जो कहता है वो सीटीओ से संबंधित राइट है, कंसेंट टू ऑपरेट एंड एस्टैब्लिश। किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी उद्योग को, किसी भी माइनिंग एक्टिविटीज को किस क्षेत्र में अलाउ करना है, किस क्षेत्र में अलाउ नहीं करना है, ये संपूर्ण तरीके से अधिकार जो है वो धारा 25 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी को सीटीओ जारी करने का, सीटीओ कैंसिल करने का जो राइट है वो धारा 25 के अंतर्गत आता है। 24 में डिस्पोजल किस तरीके से होगा, जो फैक्ट्रियां हैं जो भी अपना वेस्ट रिलीज करती हैं उसका डिस्पोजल किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये धारा 24 तय करता है। तो इस तरीके से आप ये महत्वपूर्ण प्रावधान अपने आंसर राइटिंग में जोड़ सकते हैं। इसके बाद का अगर हम लोग पॉइंट बात करें तो कौन कौन सा सेगमेंट बच गया है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जिस तरीके से हम लोग एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट में चर्चा किए वैसे ही इसमें हम लोग सब चर्चा करेंगे। वाटर, जिस तरह से एयर क्वालिटी, नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स की चर्चा किए, मानक की चर्चा किए, स्टैंडर्ड्स की चर्चा किए, वैसे ही आपको वाटर से भी संबंधित आपके स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो इसमें जो सेगमेंट्स बच गया है जिसकी चर्चा करनी है तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसकी चर्चा होगी। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इसकी चर्चा हमें करनी है। और आई होप ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन राइट में 1986 का जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन राइट है, एक्ट है उसमें हमने चर्चा कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें दंड का क्या प्रावधान किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। दंड का प्रावधान, कुछ अमेंडमेंट हुआ 1988 में, संशोधन भी हुआ है। और पुनः वही बात हम लोग कहेंगे कि संशोधन होने के बाद इस एक्ट को और कठोर बनाने का प्रयास किया है, लचीला बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। इसके बाद एक क्विक कंपैरिजन देखेंगे वाटर एक्ट का वर्सेस इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 वाला। वाटर एक्ट 1974 का और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका जो टॉपिक्स है उपलब्धियां, इसकी उपलब्धियों को हम लोग गिनवाएंगे कि क्या कुछ उपलब्धियां हुआ है। और इसी उपलब्धि में आप देखेंगे गंगा यमुना एक्शन प्लान की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि गंगा एक्शन प्लान बाद में सहायक नदियों के लिए भी आया, वो वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट का ही मेजर स्टेप था, गंगा यमुना एक्शन प्लान। इसके बाद हम लोग इसकी सीमाएं चर्चा करेंगे, इसकी सीमाएं चर्चा करना ना भूलें। इसके बाद अगर आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इसके प्रोस्पेक्टिव से भी आप 2 से 3 पॉइंट लिखने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन में बेटर इन्फोर्समेंट तो होगा ही, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप लिखना नहीं भूलेंगे। बेटर इन्फोर्समेंट होगा प्लस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी बात करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे वाटर प्रिवेंशन एक्ट में जब वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात कहेंगे तो वाटर्स में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, हजार्डियस एलिमेंट हैं जिसकी मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट को अगर क्रॉस करता है तो वाटर काफी पॉल्यूटेड माना जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग कंक्लूजन से पहले कर लेंगे। इसके बाद दंड का प्रावधान, काफी हद तक वही दंड का प्रावधान है। इसमें भी आपको 5 साल से लेकर 7 साल तक का सजा का प्रावधान है और जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है। जब हम लोग संशोधन की बात करेंगे तो संशोधन में इस एक्ट को और ही कठोर बनाया गया है, निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है, बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गई है। ठीक है, अब हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करें तो आप इसमें देखेंगे
वाटर एक्ट वर्सेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पूरी शक्तियां प्राप्त है, लेकिन वाटर एक्ट में आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्पेसिफिक राइट मिले हुए हैं। सीपीसीबी को भी है, तो सीपीसीबी और एसपीसीबी को स्पेशल राइट वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इन सब एक्ट में मिलता है। लेकिन जब अम्ब्रेला लॉज की बात आएगी तो उसमें केंद्र सरकार हावी होगा और बहुत सारे डिसीजंस हैं जो केंद्र सरकार के अधीन लिए जाते हैं। तो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का कंपैरेटिव आप क्विक कंपैरिजंस देख सकते हैं कि सर ये दोनों में क्या बेसिक कंपैरिजन है। वाटर एक्ट आपका स्पेसिफिक लॉज है, इन्वायरमेंटल एक्ट आपका अम्ब्रेला लॉज है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। और ये स्पेशली जो वाटर एक्ट है ये उद्योग पे कंट्रोल करता है, यानी इंडस्ट्री वगैरह को टारगेट करता है, लेकिन ये संपूर्ण तरीके से पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने की वकालत करता है। उपलब्धियां अगर हम लोग बात करें तो बेहतर इन्फोर्समेंट के लिए एजेंसियां क्या स्थापित किया गया है, सीपीसीबी, एसपीसीबी, ये सब उपलब्धि है। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान का एग्जीक्यूशन हो पाना इसी उपलब्धि को दिखाता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के अधीन। इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे अभी गंगा एक्शन प्लान के लागू हो जाने के बाद भी संपूर्ण तरीके से गंगा की सफाई नहीं हो पाई है। सहायक नदियों में भी काफी हद तक समस्याएं बनी हुई है, वाटर काफी पोल्यूटेड हो गए हैं, वहां का बीओडी और यूं कह सकते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ, ये दोनों काफी कम गए हैं, जो चिंता का विषय है। और बीओडी की मात्रा से बहुत सारे मैराइन पोल्यूशंस भी हुए हैं, और हम कह सकते हैं कि जो मैराइन जीव हैं, यानी समुद्री जीव हैं या पानी में रहने वाले जो जीव हैं, मछलियों की संख्या पर इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही साथ जो जीव अपना जीवन पानी के ही अंदर गुजारते हैं वो बैडली अफेक्टेड हुए हैं। तो इसकी चर्चा आप इसमें सीमाएं में कर सकते हैं। अगर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर आप बनते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से भी जोड़ना चाहेंगे कि सर हम बेहतर मॉनिटरिंग कर पाएंगे, पेट्रोलिंग के माध्यम से इस वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट का जो रूल्स है उसको प्रैक्टिकल तरीके से लोकल लेवल पे एग्जीक्यूट हो पाए, इसका प्रयास करेंगे। इसके बाद पब्लिक अवेयरनेस फैलाएंगे कि पानी को प्रदूषित नहीं किया जाए। साथ ही साथ डिस्पोजल्स की जो टेक्निक्स है उसको बेहतर इन्हांस करवाने में मदद करेंगे। और अगर कोई फैक्ट्रीज, कोई इंडिविजुअल, कोई कम्युनिटी गलत तरीके से वाटर का डिस्पोजल कर रहा है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए डिस्पोजल्स के संबंधित गाइडलाइंस इशू करेंगे। जो भी इस एक्ट के तहत आपको राइट्स मिला रहेगा, जो भी पावर्स रहेगा, उस पावर का इस्तेमाल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, एयर प्रोटेक्शन के लिए और वाटर प्रोटेक्शन के लिए आप करेंगे। कंक्लूजन्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अगर हम लोग बात करें तो सर वाटर की बात आ रही है, आपको ध्यान होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में हमने चर्चा किया था, एसडीजी 6 में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अगर पानी का प्रदूषण, जल का प्रदूषण कमता है, बेहतर तरीके से हम लोग एसडीजी के करीब हैं, एसडीजी 6 के करीब हैं, तो आप एसडीजी 6 को लिखना नहीं भूलेंगे। एसडीजी 6 की चर्चा होगी सर, क्यों? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जब वाटर क्लीन हो जाएगा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी आपका क्लीन होगा। लाइफ ऑन लैंड की भी बात करेंगे, एसडीजी 15-20 में होगा। और ये क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है, क्लाइमेट एक्शन का जो बात है एसडीजी 13 भी होगा। इसका कनेक्शन आप एसिड रेन से भी ले सकते हैं एयर के साथ साथ। तो यूं कहें सर ये क्लाइमेट को भी अफेक्ट करेगा। तो 6, 15 और 13 ये तीनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंटरलिंकेज हैं इस एक्ट के साथ। तो आप कंक्लूजन इस तरीके से कर सकते हैं, बेटर इन्फोर्समेंट की बात होगी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अब इसमें एक एलिमेंट बच गया है, उस एलिमेंट में कौन कौन से टर्म हैं, कौन कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए, या कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है जिसको आपको वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो आपको विज्ञान में, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे पीएच लेवल, तो पानी का पीएच लेवल मेंटेन रहे, ये भी वाटर क्वालिटी को मेंटेन करता है। तो पीएच लेवल की सर चर्चा करेंगे। इसके बाद बीओडी क्या होना चाहिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसी तरीके से सीओडी क्या होना चाहिए, ये दोनों की चर्चा करेंगे। टीडीएस की मात्रा, मैक्सिमम लिमिट क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होनी चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे।
तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सर ये पूरा का पूरा डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जब घट जाती है तो ये वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड डिस्टर्ब होता है। पीएच लेवल सबसे बढ़िया तो वाटर का 7 होता है, तो ये जनरली हम लोग कहते हैं 6.5 से 8.5 के बीच में बेहतर माना जाता है सर। टीडीएस की मात्रा जो होगी मैक्सिमम 500 mg पर लीटर होगा, 500 mg पर लीटर होगा, यानी ये मैक्सिमम लिमिट है। इससे जब नीचे है तभी पानी को बेहतर मानेंगे, अदरवाइज पानी पॉल्यूटेड हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। इसके बाद हम लोग बीओडी और सीओडी की चर्चा करें। बीओडी बड़ा यहां रखता है और इसकी बहुत ही कम लिमिट दी गई है, मात्र 3 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी में अगर 3 mg से ज्यादा अगर बीओडी हो गया तो आप कह लें कि वो पॉल्यूटेड हो गया है। सीओडी का थोड़ा सा लिमिट दिया है, फ्लेक्सिबल है, ये 250 है, यानी टीडीएस का आधा, टीडीएस का आधा। तो इस तरीके से आप जिस तरीके से हमने एयर के संदर्भ में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया था, वैसे ही आप अपने आंसर राइटिंग में वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिसमें पीएच लेवल, बीओडी, सीओडी, टीडीएस और डिजॉल्व ऑक्सीजन की चर्चा कर सकते हैं। तो आई होप आपको मोटे तौर पर समराइज पैटर्न में आपका आंसर राइटिंग का एक ब्रीफिंग आपको मिला कि किस तरीके से किन पॉइंट्स को हम लोगों को जोड़ते हुए अपने आंसर राइटिंग को बेहतर करना है। धन्यवाद।